नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। अरबी की अच्छी उपज के लिए उन्नत बुआई तकनीक। मिट्टी को रोग मुक्त करने के लिए करें सौरीकरण। अरबी के कंद और पत्ते का प्रयोग सब्जी में होता है, इसलिए बाजार में अच्छी मांग रहती है। इसकी बुआई का यह सही समय है। अच्छी फसल के लिए यह जरूरी है कि इसकी बुआई के समय सभी तकनीकी बातों का ध्यान रखा जाए, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है कृषि महाविद्यालय जिला विदिशा की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना कुमारी। मैं आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताऊंगी आज जिसको हम लोग मिरेकल वेजिटेबल कहते हैं, यानी कि लोग उसका कम से कम प्रयोग करते हैं क्योंकि वो उसकी गुणवत्ता को नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो के बाद जब आप इसके गुणों को जानेंगे तो बहुतायत में इसका प्रयोग करेंगे। उस सब्जी का नाम है अरवी की सब्जी। ये सब्जी अपने आप में बहुत सारे गुणों को समेटा हुआ है। ये बस एक सब्जी नहीं है, बल्कि इसमें मेडिसिनल गुण यानी औषधीय गुण भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है। अब जैसा कि अरवी की सब्जी का लोग प्रयोग जो करते हैं वो ज़्यादातर उसके जो कंद होती है, जो मिट्टी के अंदर आती है, उसके लिए करते हैं, या इसके पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि सब्जी या पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक विशेष बात है कि कच्चे अरवी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत बार जब जानवर इन अरवी को खा लेते हैं तब उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड रहता है, एक केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ये जो होता है जिसके कारण हमारे गले में जो खुजली टाइप की होती है, इसके कारण होती है, तो कट जाता है तो ये विघटित हो जाता है ये रसायन, जिसके कारण आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब्जी जो है बहुत सस्ती होती है, सुलभ होती है। भारत के हर राज्य में लगभग ये उगाई जाती है। अरवी जो होती है वो लगभग 130 से 140 दिन की फसल होती है। बहुत ज़्यादा जो लेट ड्यूरेशन तक लगाया जाता है वो 150 दिन में इसकी कटाई होती है, यानी कि 5 महीने का ये क्रॉप है। ज़्यादातर लोग जो अरवी लगाते हैं वो इसको मुख्य फसल के रूप में नहीं लगाते, किसी न किसी क्रॉप फसल के साथ मिश्रित रूप में लगाते हैं। और मैं भी आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि इसमें चूँकि कीट, बीमारी, ये सब की समस्या थोड़ी कम होती है और ये कंद फसल है, मिट्टी के अंदर होती है, तो आप इसको मिश्रित रूप में अगर लगाएंगे तो ये आपको ज़्यादा फायदा देगी। अरवी की खेती कई प्रकार की मिट्टी जैसे कि रेतली से दोमट मिट्टी में की जाती है, पर यह रेतली, दोमट या जैविक तत्वों की भरपूर मात्रा वाली मिट्टी में उगाने पर बढ़िया परिणाम देती है। कम उपजाऊ और नमी वाली मिट्टी इसकी पैदावार को कम कर देती है। अरवी की खेती के लिए जमीन को अच्छी तरह से तैयार करें। मतलब प्लाऊ चला के उसमें खुदाई करने के बाद उसको थोड़ी भुरभुरी सी बना लेनी चाहिए, ताकि कंद है, कंद की फसल है, उसको ज़मीन के अंदर जाना है। अगर मिट्टी पोली नहीं होगी तो फिर उनको अंदर जाने में दिक्कत होगी और जो कंद होगा उसका आकार और उसका भार आपको कम मिलेगा। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। और पीएच की बात करें अगर मिट्टी की, तो वो लगभग आप 5.5 से 7.5 इतने पीएच है। ज़्यादा अम्लीय या ज़्यादा क्षारीय मिट्टी इसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। 250 केजी जो अच्छी सड़ी हुई खाद जो होती है वो इसका इस्तेमाल पर हेक्टेयर की रेट से करें। जब भी आपको फसल लगानी हो उसके 15 दिन पहले अच्छे से मिट्टी में मिलाकर और धूप में अच्छे से इसको छोड़ दें। जहां तक रासायनिक उर्वरकों की बात है तो प्रति हेक्टेयर एरिया के लिए यूरिया 135 किलोग्राम, डीएपी 110 किलोग्राम और पोटास 170 किलोग्राम देने की जरूरत होती है।
इन उर्वरकों में से यूरिया लगभग 40 से 45 किलोग्राम और डीएपी और पोटास की पूरी मात्रा दे दें। शेष 85 से 90 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग खरीफ फसल में 2 बार में करें। इसके लिए किस्मों का चयन बोले तो जैसा कि हर फसल में होता है कि जो लोकल वैरायटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो समृद्ध वैरायटियाँ हैं, समृद्ध किस्में हैं, उसको भी लगा सकते हैं, जिसमें पंचमुखी, सफ़ेद गौरिया, सहस्त्रपूर्णा, सहस्त्रमुखी, C9, सेलेक्शन, इंदिरा अरबी 1, नरेंद्र अरबी 1, ये सारे प्रमुख हैं। आप इनको लगा सकते हैं और अच्छी उपज इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रबी के रूप मौसम में भी लगाया जाता है और ये खरीफ के मौसम में भी लगाया जाता है। खरीफ फसल के रूप में इसकी बुआई जून से जुलाई माह तक कर सकते हैं और रबी फसल के रूप में इसकी बुआई अक्टूबर माह में की जाती है। अब ये कंद है तो इनको थोड़ा उपचारित कर लेना अच्छा होता है, ताकि इसमें जो भी आपके फफूंदजनक रोग होंगे ये सब नहीं आएंगे। तो हम लोग ज़्यादातर 75% जो होता है वेटेबल पाउडर, उसके रेट से इसको 1 ग्राम पर लीटर में घोल लेते हैं अच्छे से। उस घोल में ये कंद को डुबो के रखते हैं, फिर उसको बाहर निकाल कर छाया में अच्छे से सुखा लेते हैं और उसके बाद इसको लगाते हैं। तो इसमें फफूंदजनक बीमारियां जो होती हैं वो कम से कम लगती हैं। कंद जो है उसको ज़्यादा गहराई में कभी भी नहीं लगाएं। ज़्यादा गहराई में लगाएंगे तो उसके जो तने निकलते हैं उसमें दिक्कत आती है और पत्तियां ये सब उतने अच्छे से नहीं निकलती हैं। तो ये जो अरवी का कंद होता है, इसमें जो कतार से कतार की दूरी जो होती है वो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर तक रखते हैं और 20 से 25 सेंटीमीटर के अंतराल पे हम लगभग इसमें पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। इसको हमेशा आप कोशिश करें कि मेढ़ों पे लगाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में इससे जो नुकसान होगा वो नहीं होगा। इनको लगाने के बाद इसको अच्छे से पत्ते से ढक दे। तो पत्ते से ढकने से क्या होता है कि इसमें सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती है। इनके पत्ते जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में आते हैं। तो आप उनको समय समय पर उनकी तोड़ाई भी करें, उसके डबल फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक तो आप उसको सब्जी के रूप में, पकौड़े के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे और दूसरा है कि नई नई पत्तियाँ आती रहेंगी उसके कारण आपके फसल में। और चूँकि वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि पत्तों की बढ़वार कम होगी तो कंद आपके बहुत अच्छे बैठेंगे, क्योंकि इसमें पत्तियां बहुत ज़्यादा अमाउंट में आती हैं। और हाँ, बहुत ज़्यादा सटा के संकरे रूप में इसको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप लगाएंगे तो कंद को बढ़वार के लिए जगह नहीं मिलेगा और आपके कंद की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और खुदाई जब हम इसको करते हैं तो 150 से 180 क्विंटल पर हेक्टेयर के रेट से ये मिलता है। और कुछ किसान इसको स्टोर करके भी रखते हैं। तो स्टोर करने में आप देखें कि जहाँ पे इसको स्टोर कर रहे हो वो थोड़ा अंधेरा जगह हो और नमी ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो ये फिर वहीं अंकुरित होने लगेंगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फिल्म द केरला स्टोरी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री। शिवराज सरकार ने फिल्म को किया टैक्स फ्री। सीएम ने कहा ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखें, इसलिए किया टैक्स फ्री। मुरैना में 6 लोगों के शव के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए परिजन। प्रशासन ने मानी पीड़ित परिवारों की मांग। पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा और मदद, हथियार रखने का मिलेगा लाइसेंस। शिवपुरी में जमीन पर जंग, 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। शिवपुरी में बोलेरो ने 6 साल के मासूम को कुचला, मासूम की मौत। गाड़ी बैक करने के दौरान हुआ हादसा, वाहन छोड़ फरार हुआ ड्राइवर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसा। भोपाल नगर निगम के वाहन चालक हड़ताल पर, समय पर वेतन ना मिलने से कर्मचारी नाराज। सड़क पर नहीं निकला नगर निगम का कोई वाहन, 5 तारीख तक वेतन देने की कर रहे थे मांग। मंडला में बंजर नदी में बने कच्चे पुल के पास मिला होमगार्ड जवान का शव। संदिग्ध हालत में शव मिलने के बाद पुलिस को ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
किसी भी फसल से अच्छी उपज के लिए सबसे जरूरी है मिट्टी का उपजाऊ और स्वस्थ होना, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि किसान मिट्टी में लगातार खेती करते रहते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के कीट और फफूंद मिट्टी में पनपने लगते हैं और जैसे ही किसान नई फसल की बोनी करते हैं, ये दोनों ही फसल को अपनी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए मिट्टी को भी उपचारित करना जरूरी है। इसके लिए किसान इस समय मिट्टी का सौरीकरण कर सकते हैं। तो क्या है सौरीकरण प्रक्रिया और इसे कैसे करना है, बता रहे हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार। मृदा जनित रोग, खरपतवार और कीट के लिए प्रभावी नियंत्रण किसानों के लिए एक गंभीर चुनौती है। मृदा में रसायनों का एक सीमा से अधिक प्रयोग करना मिट्टी की भौतिक दशा को खराब करता है। साथ ही इसका दुष्प्रभाव मानव और पशुओं पर भी काफी पाया गया है। ऐसे में मिट्टी का सौरीकरण करके काफी हद तक इन हानिकारक गतिविधियों को कम कर सकते हैं। सोलराइजेशन मीन्स सन का जो धूप है, उससे जो गर्मी आती है, उसका हम कृषि में कैसे उपयोग करें, इसके बारे में हम आपको थोड़ा आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। आप देखिए, हमारी पुरानी जो पद्धति थी उसमें गर्मी के दिनों में खेत में जो प्लॉइंग होता था तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जो था वो खेत से ख़त्म हो जाते थे और वहाँ पर लाभकारी जो कीटाणु हैं उनका उद्गम ज़्यादा होता था, उनका बढ़ाव ज़्यादा होता था। तो आप जानते हैं कि हमारे जो सन है उसमें कितने तरह के रे होते हैं। उसमें अल्ट्रा वायोलेट रे होता है, यूवी विजिबल रे होता है। जो अल्ट्रा वायोलेट रे होता है वो 1 to 4 माइक्रोमीटर वेव लेंथ का होता है और ये जब ऊपर से आता है तो सॉइल के अंदर यदि आपको प्लॉइंग किया हुआ है तो ये 15-20 सेंटीमीटर तक नीचे जाता है और यहाँ पर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, एक्टिनोमाइसीट्स हैं, इनको बहुत ही सक्सेसफुली वो किल कर देता है। लेकिन आपको बैसिलस, सीडोमोनास, ये सब जो फेवरेबल बैक्टीरिया है खेती के लिए, इसको बढ़ावा देता है। अपने देश में आमतौर पर मई-जून माह में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। इन महीनों के तापक्रम का लाभ उठाते हुए किसान मृदा सौरीकरण की तकनीक अपना सकते हैं। इस विधि में सूर्य के ताप के द्वारा कीटों के अंडे, रोगाणुओं और खरपतवारों के बीजों को नष्ट किया जाता है। ये विधि काफी सस्ती और प्रभावी है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य को अच्छा करने और पादपों पर जरूरी खनिज तत्व उपलब्ध कराने में भी मददगार है। तो इस तरह हम इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करें, तो पहले तो लोग ऐसे ही प्लॉइंग कर देते थे, लेकिन आजकल आपका एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आता है। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से यदि आप प्लॉइंग करने के बाद खेत को ढक देंगे तो जो यूवी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो सॉइल के अंदर जाती है और पुनः जब वो रिटर्न होती है तो उसका वेव लेंथ लंबा हो जाता है और वो पॉलीथीन से ट्रैप हो जाता है, जिससे हमारा टेम्परेचर सॉइल का बढ़ जाता है और हमारा जो सोलराइजेशन की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज हो जाती है। मृदा सौरीकरण के अंतर्गत पत्ती पारदर्शी प्लास्टिक उन महीनों में वायुमंडलीय तापमान अधिक और आसमान साफ रहता है। इससे हमारे जो इंसेक्ट, पेस्ट या हार्मफुल फंगी को किल करने में विदाउट ये जो हमारा टेक्निक है, इसमें एक पैसे की खर्च नहीं है और इसको आसानी से हमारे किसान भाई अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। तो रबी के बाद सन का इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आप देखे होंगे टेम्परेचर अभी भी अप होता जा रहा है। तो ये जो समय है ये सोलराइजेशन के लिए बेस्ट समय माना जाएगा और अगर आप अभी सोलराइजेशन कीजिएगा, इसका इम्पैक्ट आपको आने वाला खरीफ सीजन में बहुत अच्छा मिलेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।
फिल्म द केरला स्टोरी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री। शिवराज सरकार ने फिल्म को किया टैक्स फ्री। सीएम ने कहा ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखें, इसलिए किया टैक्स फ्री। मुरैना में 6 लोगों के शव के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए परिजन। प्रशासन ने मानी पीड़ित परिवारों की मांग। पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा और मदद, हथियार रखने का मिलेगा लाइसेंस। शिवपुरी में जमीन पर जंग, 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। शिवपुरी में बोलेरो ने 6 साल के मासूम को कुचला, मासूम की मौत। गाड़ी बैक करने के दौरान हुआ हादसा, वाहन छोड़ फरार हुआ ड्राइवर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसा। भोपाल नगर निगम के वाहन चालक हड़ताल पर, समय पर वेतन न मिलने से कर्मचारी नाराज। सड़क पर नहीं निकला नगर निगम का कोई वाहन, 5 तारीख तक वेतन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला इंदौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में 1 से 5 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। हवा पूर्वी दक्षिण दिशा से 8 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की अच्छी तरह से सफाई करें और अनाज को अच्छी तरह से सुखा लें एवं कूड़े कचरे को जला या दबाकर नष्ट कर दें। भंडार घर की छत, दीवारों और फर्श पर 1 भाग मेलाथियान 50 ईसी को 100 भाग पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यदि पुरानी बोरियां प्रयोग करनी पड़े तो उन्हें 1 भाग मेलाथियान व 100 भाग पानी के घोल में 10 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखा लें। रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज रोशनी से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीटों के अंडे और घास के बीज नष्ट हो जाएं। किसान भाई कपास की बुआई के लिए खेत को तैयार करें और बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। किसान भाई अरहर की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें और बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। इस मौसम में भिंडी की फसल में माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियॉन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव के लिए किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं व कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा करके जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 से 3 ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटैक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। गर्मी से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान पर बांधें एवं परजीवियों से बचाव के लिए जरूरी उपाय करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ एवं ताजा पानी दें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हीरापुर, जिला भोपाल के सौरभ प्रजापति ने। आपने गुलाब की फसल में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपको गुलाब की व्यावसायिक खेती किस प्रकार से हम करें इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुलाब की मांग न सिर्फ हमारे देश में अपितु अन्य देशों में भी बहुत अधिक है। क्यारी में नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता हमेशा होती है। 4 से 6 दिन की अंतराल पर जो है आपको सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। यह आपके ऊपर है कि आप सिंचाई की का माध्यम किसे चुनते हैं। यदि आपके पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है तो निश्चित रूप से आप ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके पास ड्रिप की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप बहाव पद्धति से गुलाब की फसल में पानी देकर गुलाब की फसल से अधिक फूलों का उत्पादन ले सकते हैं। प्लास्टिक मल्च का प्रयोग यदि आप करते हैं तो इससे जो है वाष्पीकरण कम हो जाता है, नमी बरकरार रहती है, जिससे खरपतवार की जो समस्या है वो नहीं होती है। इसके अलावा निराई गुड़ाई जो है वो भी समय समय पर आप आवश्यक रूप से करें, क्योंकि नहीं करने पर क्या होता है खरपतवार आ जाते हैं और जो कि मुख्य फसल को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। प्रतिस्पर्धा होने पर क्या होगा कि पानी खाद जो है वो पौधों को प्राप्त ना हो करके गुलाब की फसल को प्राप्त ना हो करके जो है खरपतवार जो है उससे अपनी बढ़ोतरी करने लगते हैं, जिससे कि जो है फसल को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचता है। इसे आप या तो खुरपी की सहायता से या हंसिए की सहायता से कर सकते हैं या आप हाथ से भी हटा सकते हैं। और इसकी व्यावसायिक फसल जब हम लेते हैं तो कीट प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से जो कीट लगते हैं वो गेल, जैसिड, लाही, थ्रिप्स। इसकी रोकथाम हमें समय समय पर करना अति आवश्यक है। इनकी रोकथाम के लिए 7 जो है 0.3% या मैलिथियोन का जो है आप छिड़काव करें। इसके अलावा गुलाब की फसल में मकड़ी कीट का प्रकोप होता है। ये कीट पौधों की पत्तियों में जाला बनाकर उनका रस चूसता रहता है, जिससे पौधे की पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिससे फसल कमजोर हो जाती है। तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए ओमाइड दवा 1 मिलीलीटर मात्रा को 2 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इससे कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद जो है कीट व रोग प्रबंधन जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। गुलाब की जो मुख्य बीमारी है वो डायबैक है। यह प्रायः छटाई के बाद कटे भाग पर हो जाती है, जिससे पौधे धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ सूखते हुए जड़ तक सूख जाते हैं। तीव्र आक्रमण होने पर पूरा पौधा ही सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए छटाई के तुरंत बाद कटे हुए भाग को चौबटिया पेस्ट, जिसमें 4 भाग कॉपर कार्बोनेट, 4 भाग रेड लेट और 5 भाग जो है तीसी का तेल जो होता है इसका होता है, एवं 0.1% मैलिथियोन का आप छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके अलावा गुलाब की फसल में भभूतिया रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियां, टहनियां और फूलों पर भूरे रंग का पाउडर जैसे दिखाई देता है और अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां काली पड़कर सूख जाती है और फूलों की गुणवत्ता खराब होने से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इस रोग की पहचान कर नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि जब भी आप गुलाब के फूल की जो है खेती करें तो ये जो कुछ वैज्ञानिक बिंदु हैं, निंदाई, गुड़ाई, सिंचाई जो है, कीट प्रबंधन जो है, रोग प्रबंधन है, तो इन सभी में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और अपनी फसल की पैदावार बढ़ाएं। धन्यवाद। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 5011512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।